कल हम देखे थे लोकतंत्र में शक्तियों का विभाजन कैसे होता है, लोकतंत्र में शक्तियों का विभाजन कैसे होता है। लेकिन आज हम देखेंगे कि लोकतंत्र है क्या, लोकतंत्र है क्या, ये हम देखेंगे। लोकतंत्र में शक्तियों का विभाजन हम कल देखे थे और आज की वीडियो में देखेंगे कि लोकतंत्र है क्या। देखिए, लोकतंत्र दो प्रकार की हो सकती है या होती है, ठीक है। पहला डायरेक्ट और दूसरा इनडायरेक्ट। डायरेक्ट लोकतंत्र यानी कि प्रत्यक्ष और दूसरा अप्रत्यक्ष। हमारा भारत भी एक लोकतांत्रिक देश है, लेकिन ये क्या है, ये प्रत्यक्ष है कि अप्रत्यक्ष है, इसको समझने का प्रयास करते हैं, इसको हम समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, एक प्रत्यक्ष और दूसरा अप्रत्यक्ष, इसके भी कुछ भाग आएंगे, लेकिन पहले हम इसको समझते हैं। प्रत्यक्ष का मतलब होता है कि कोई भी कानून बनाने से पहले सरकार जो होती है वो जनता से प्रत्यक्ष तरीके से पूछती है कि मतलब कि बताइए हम इस कानून को बनाएं या ना बनाएं, वो बताना पड़ेगा। जनता से पूछती है उसकी राय, लेकिन अप्रत्यक्ष तरीके में जनता से कुछ भी नहीं पूछा जाता। अब देखिए, समझिए, यहाँ पे प्रत्यक्ष तरीके में हम आते हैं या अप्रत्यक्ष तरीके में, तो हम इसमें आते हैं इनडायरेक्ट में, ना कि डायरेक्ट में। जैसे डायरेक्ट में स्विट्ज़रलैंड आ जा सकता है, ठीक है ना, स्विट्ज़रलैंड आ सकता है। यहाँ पे कोई भी कानून बनेगा तो जनता से डायरेक्ट पूछा जाता है, कि बताइए हम इस कानून को पारित करें या ना करें, आप अपना मत दीजिए, ठीक है। लेकिन हमारे भारत में ऐसा नहीं है, आपको पता है। हम किसी सरकार को चुन लेते हैं और 5 साल के लिए उसको अधिकार दे देते हैं कि हमारे लिए क्या कीजिए, आप कानून बनाइए, हमारे लिए आप कानून बनाते रहिए। हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम आपसे हमेशा हर कानून में आपसे परिचर्चा करें। लेकिन कहीं कहीं पर, जैसे शिक्षा नीति की अभी चर्चा चल रही है कि भारत में नई शिक्षा नीति लागू करनी चाहिए, तो इसमें जनता से नहीं पूछा जा रहा है कि जनता से वोट नहीं करवाया जाएगा कि हम इस नीति को पारित करें या ना करें। हो जहाँ पे प्रत्यक्ष तरीके का लोकतंत्र है, वहाँ पे जनता से पूछा जाता है कि इस पर वोट दीजिए। यदि 50% से ज़्यादा वोट हाँ के लिए आ जाता है तो वो कानून पारित होगा, ना के लिए आ जाता है तो वो कानून पारित नहीं होगा। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ क्या है, ऐसा नहीं है। तो देखते हैं। और एक चीज़ और, कई सारे देश अपने आप को लोकतंत्र बोलते हैं, जैसे कि अमेरिका, आपको पता है अमेरिका भी बोलता है हम लोकतांत्रिक है, चाइना भी बोलता है हम लोकतांत्रिक है, भारत भी बोलता है हम लोकतांत्रिक है। इन तीनों को पहले लेकर के समझते हैं। लोकतंत्र का मतलब होता है कि जो राष्ट्र का प्रमुख है, राष्ट्र का प्रमुख नहीं, हाँ राष्ट्र का प्रमुख, जिसके पास सारा ताकत उसी में निहित हो, सारा पावर जिसके पास हो और वो जनता के द्वारा चुन करके आए, उसे क्या कहेंगे, उसे हम लोकतंत्रात्मक देश से कहेंगे। जो राष्ट्र का प्रमुख है और जिसमें सारी शक्तियाँ निहित है, उसे हम लोकतांत्रिक देश कहेंगे, लेकिन वो जनता के द्वारा चुन करके आना चाहिए। अमेरिका को देख लीजिए, अमेरिका में क्या है, अमेरिका में राष्ट्रपति का चुनाव होता है, लेकिन वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 2 पार्टियाँ हैं, एक रिपब्लिक, दूसरा डेमोक्रेटिक। रिपब्लिक और डेमोक्रेटिक, तो इसमें आप जिसको मन करे उसको चुनिए, तो ये पूरी तरह से लोकतांत्रिक नहीं होगी। हमारे यहाँ क्या है, बहुवाद है, कई सारे यहाँ पे पार्टियाँ हैं, आप जिसको मन करे उसको वोट चुन सकते हैं वोट देकर। और इसी तरह चाइना में क्या है, चाइना में बस एक ही पार्टी है, कम्युनिस्ट पार्टी, और वो भी अपने आप को बोलता है क्या कि हम लोकतांत्रिक हैं, ठीक है। तो चाइना और अमेरिका क्या पूरी तरह से लोकतांत्रिक है, इसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे। पहले हम भारत के बारे में समझते हैं, ठीक है ना। भारत के बारे में समझते हैं। तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र को देखते हैं, प्रत्यक्ष लोकतंत्र का हिस्से को देखते हैं। इसमें क्या बातें होती है, ये हमारे देश में लागू नहीं है।
ये हमारे देश में लागू है। लेकिन पहले इसमें और इसमें अंतर समझते हैं कि आखिर में होता क्या है। पहले प्रत्यक्ष को समझेंगे तो फिर अप्रत्यक्ष को हम आसानी से समझ सकते हैं। पहले प्रत्यक्ष में देखते हैं। देखिए, रेफरेंडम और प्लेबिसाइट, रेफरेंडम और प्लेबिसाइट ये दो इंग्लिश में अलग अलग नाम है, लेकिन इसका हिंदी दोनों का एक ही होता है। इसका मतलब क्या है पहले समझिए। यदि किसी छोटे मुद्दे पर सरकार कानून बना रही है, किसी छोटे मुद्दे पर सरकार कानून बना रही है और उसमें जनता से राय ले कि बताइए हम इस कानून को पारित करें या ना करें। जैसे जीएसटी मान लीजिए, शिक्षा नीति नहीं, शिक्षा नीति तो बहुत बड़ा हो जाएगा, जीएसटी मान सकते हैं और धारा 370 मान सकते हैं। धारा 370 को हम लागू करें, मतलब कि हटा दें या लागू रहने दें। इस प्रकार के छोटे छोटे मुद्दे पे जनता से क्या राय लेना, वो कहला जाएगा रेफरेंडम, ठीक है। और दूसरा यहाँ पे आपको दिख रहा है प्लेबिसाइट। प्लेबिसाइट का मतलब है कि किसी बड़े मुद्दे पर यदि सरकार कानून बना रही है, किसी बड़े मुद्दे पर सरकार कानून बना रही है तो उस पर जनता से राय पूछेगी कि हम इस कानून को पारित करें या नहीं। जैसे पूरा संविधान को चेंज करना, पूरे संविधान को चेंज करने के बाद हो, या किसी पार्टिकुलर कोई क्षेत्र हो और वहाँ की जनता से पूछा जाना चाहिए कि आप भारत का हिस्सा रहना चाहते हैं या फिर किसी और देश में जाना चाहते हैं। तो वो जैसे कि एक बार 1948 का डेट है, 1948 का डेट है। एक राज्य था, एक राष्ट्र बोल सकते हैं, स्वतंत्र राष्ट्र था जूनागढ़। यहाँ के जो व्यक्ति थे, यहाँ के मतलब जो राजा थे, वो पाकिस्तान का हिस्सा बनना चाहते थे, बनना चाहते थे। लेकिन वो हुआ क्या कि वो रातों रात चले गए कहाँ पे, पाकिस्तान में। अब यहाँ की जनता रह गई। अब यहाँ पे ना तो कोई सरकार, ना कोई राजा, कोई भी नहीं था। तो जनता के लिए यहाँ पे वोट करवाया गया। किसके द्वारा? भारत के द्वारा। भारत ने जनता से वोट मांगा कि बताइए आप भारत में रहना चाहते हैं या किसी और देश में जाना चाहते हैं। जाने की बात की थी ना कि स्वतंत्र राज्य यानी किसी और देश में मिलने की बात नहीं की थी, क्योंकि यहाँ पर तो राजा ही नहीं था, सिर्फ जनता बचे हुए थे। तो 50% से ज़्यादा जो वोट आया था वो आया था कि हम भारत में रहना चाहते हैं। तो ये इसको 1948 में इसको क्या किया गया, भारत का हिस्सा बना दिया गया। ये जो पहल होता है, तीसरा इसका हिस्सा है पहल। इसमें देखिए क्या होता है, जैसे कोई व्यक्ति है और वो क्या कर दिया, सोशल मीडिया के द्वारा या फिर किसी और माध्यम से कोई चीज़ लिखा और वो सोशल मीडिया पे डाल दिया, व्हाट्सएप द्वारा, फेसबुक द्वारा, किसी के भी द्वारा मान सकते हैं कि उसको डाला और वो बहुत तेज़ी से वायरल हो गया और वो सरकार तक पहुंच गया। सरकार ने उस पर अमल किया और फिर जनता के सामने आई और पूछी कि क्या इस पर आप लोग कानून चाहते हैं। तो सभी जनता अपना राय देंगे कि हाँ हम चाहते हैं, तो वो पहल हो जाएगा। यानी कि ये जो आएगा रेफरेंडम और प्लेबिसाइट, ये सरकार के द्वारा पूछा जाएगा। ये सरकार पूछेगी जनता से कि बताइए अपनी राय। और ये जो पहल है ये जनता ही स्टार्ट करती है। जनता की कोई व्यक्ति स्टार्ट कर देता है, वो पूरी तरह से वायरल हो जाता है और उसमें सरकार काम करने लगती है, तो वो आपका पहल कहलाएगा। और ये दोनों जन्म संग्रह, इसका अर्थ दोनों का एक ही है, लेकिन ये छोटे कानून के लिए, ये बड़े कानून के लिए, ठीक है। ये वही चीज़ है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, ठीक है ना। यहाँ से किसी छोटे मुद्दे पे कानून बनना रहेगा तो ठीक है ना, ये एक डायरेक्ट तरीका से, ये एक इनडायरेक्ट तरीका से, ठीक है। ये दोनों में काम करेगा। जन्म संग्रह और पहल आपको अच्छे से पता चल गया, ठीक है ना। अब हम आते हैं कहाँ पे, अप्रत्यक्ष पर आते हैं। देखिए एक चीज़ और समझिए, ये भारत में क्यों लागू नहीं हो सकता, ये ही क्यों भारत में लागू है। स्विट्जरलैंड की जो जनसंख्या है वो लगभग 99% जो है शिक्षित है और हमारे यहाँ 74.0
4% साक्षर है, शिक्षित भी नहीं है, साक्षर है। तो यहाँ की जनसंख्या शिक्षित है, इसलिए इनसे पूछा जाता है कि बताइए हम इस कानून को बनाएं या नहीं बनाएं। भारत में ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि भारत की जनसंख्या पढ़ी लिखी ही नहीं है, तो क्या पूछ सकते हैं। बस साक्षर है, पढ़ना आ जाता है, लिखना आ जाता है, बस वही उन्हीं को कहते हैं साक्षर। शिक्षित का मतलब पूरा, उनको कानून का नॉलेज हो, हर एक चीज़ का नॉलेज हो, उसको कहेंगे हम शिक्षित। ठीक है, तो यहाँ पर इसीलिए हम इस चीज़ को लागू नहीं कर सकते। कहाँ? भारत में। यानी भारत में प्रत्यक्ष लोकतंत्र नहीं है, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। अब ये अप्रत्यक्ष लोकतंत्र भी 2 प्रकार के होते हैं। पहला संसदीय प्रणाली, दूसरा राष्ट्रपति प्रणाली। इसी को कहेंगे अध्यक्षात्मक प्रणाली। ठीक है, तो इसके बारे में हम अलग से पढ़ेंगे। इसको समझे प्रत्यक्ष क्या था, अप्रत्यक्ष वाला हम अलग से पढ़ेंगे पार्ट 2 में। पार्ट 2 में उसको बहुत अच्छे से समझेंगे। आप लोग नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए और जैसे ही वीडियो अपलोड होगा आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। तब तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि आपको पता चल जाए जब वीडियो अपलोड हो। तो चलिए फिर इस पर हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। और इसके पीछे वाले वीडियो में हम चर्चा किए हैं कि लोकतंत्र की शक्तियाँ किस प्रकार से विभाजित है, किस प्रकार से भारत में या किसी देश में विभाजित होती है लोकतंत्र की शक्तियाँ। यदि नहीं देखें तो उसको देख सकते हैं, तो शायद ये और अच्छे से समझ में आएगा। चलिए फिर, धन्यवाद।